देखिए ये क्वेश्चन शायद मैंने दिया था आप लोगों को। 10⁻³ मोलर फ्लोरो एसिटिक एसिड और के इसका दिया हुआ 10⁻4। आपसे दो बातें पूछी गई थी, अल्फा कैलकुलेट करना था और पीएच कैलकुलेट करना था, है ना? तो बताओ किसी ने किया हो तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? तो थोड़ा सा अजीब सा आ रहा था सर, √41 - 1/20। अच्छा अच्छा, तो मेरे पास जो आंसर है मैं बता देता हूँ। अल्फा आपका आना चाहिए, मेरे पास जो आंसर है उसमें अल्फा आ रहा है 0.26, है ना? और ये Yes. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट में पीएच इसका आएगा, पीएच आ रहा है 4 माइनस log 2.6। वो log 2.6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो आ रहा है। Yes, sir. ये इसको सॉल्व करने में यही आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये आंसर वैसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो एक बस ये ध्यान, मतलब इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि जब आप अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.1 से ज्यादा आ रहा होगा, है ना? क्योंकि पहले हम लोग अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म ओस्वाल्ड डाइल्यूशन ला जो पढ़ा था, उसमें हम लोग 0.1 को नेग्लेक्ट करके अगर देखें तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आना चाहिए। के दिया 10⁻4 ऑर्डर का और सी दिया 10.3 ऑर्डर का, तो ये आ रहा है 1/√10। और 10√10 तो जानते ही हो 3.16 होता है, तो ये आपका आ रहा है 0.3। तो यहाँ पे समस्या बस ये आ रही होगी आपको, अगर आपने गौर किया होगा तो अल्फा की वैल्यू 0.3 आ रही, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं ये तभी वैलिड होता है जब अल्फा क्या हो, है ना? दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन अल्फा लेस देन 0.1। ठीक है, अल्फा का 0.1 से कम है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो इससे जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी 0.1 से कम ही आना चाहिए ना, और ये तो 0.1 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअल अल्फा जो होगा, ये जो 0.3 आ रहा है वो तो थोड़ा बहुत इसमें एरर के साथ आ रहा है ना? अगर एक्चुअल अल्फा देखा जाए तो वो तो, है ना, इस नेग्लेक्ट होगा ही नहीं 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये आंसर क्या होगा? नॉट कंसीडरेबल, है ना? ये आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एरर काफी बड़ी एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को फिर कैसे करना होगा? तो यहाँ पे बेटा हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि डेरिवेशन में देखो के का वैल्यू क्या आ रहा था? के का वैल्यू आ रहा था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हम लोग को बिना नेग्लेक्ट करके करना होगा, है ना? के की वैल्यू हो जाएगी 10⁻4, सी हो जाएगा 10⁻3, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो ये आपका आ रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रही है आपकी ये, है ना? ये मैं लिख देता हूँ, ये आएगा 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1। ये का क्वाड्रेटिक बनेगी। और इसके फैक्टर तो होते नहीं दिख रहे, इसमें धनाचार लगाना पड़ेगा, श्री धनाचार। तो इसमें आप √41 बी स्क्वायर माइनस 4 सी होता है, तो बी स्क्वायर तो बी तो 1 ही है, 4 ए और सी -1 है अपॉन 2a, है ना? ये तो होता है ना फॉर्मूला। यस Yes. 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 देखते रहना भाई, मैथ में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही होता है, लेकिन वो माइनस लेने का कोई फायदा नहीं, अल्फा माइनस आने लगेगा। तो प्लस साइन ही कंसीडर करिए। तो प्लस साइन लेंगे तो 1, ये आएगा √41 डिवाइड बाई 20। और √41 आप समझ रहे हैं समथिंग समथिंग कितना आएगा? 36 होता तो 4 आता, 4.2 अप्रोक्सीमेट। और -1 हो जाएगा तो उसमें 3.2 डिवाइड बाई 20। हाँ तो ठीक है, लगभग इतना ही आ रहा है 0.26। ठीक है, तो अल्फा आपका आ जाएगा 0.26, और इस अल्फा को लेकर फिर पीएच निकालना होगा, है ना? और एस वीक एसिड में हम लोगों ने बात किया था, वीक एसिड का जो H+ आयन कंसंट्रेशन होता है वो सी अल्फा के बराबर होता है ना, इक्विलिब्रियम पे।
और सी इसका था 10.3, अल्फा कितना आया 0.26, तो ये आ रहा है ओवरऑल 2.6 इंटू 10⁻⁴। अब हम लोग पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। सार्थक पीएच कोई होता है नहीं माइनस लॉग, अच्छा माइनस लॉग एच प्लस एन, तो यहाँ से वो आ जाएगा बेटा, ठीक है। एच प्लस आइन का कंसंट्रेशन रख के यहाँ से पीएच निकाल देंगे, 4 माइनस लॉग 2.6, है ना। इससे आप सॉल्व कर लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर हो गया है Yes. ना। Yes. अच्छा, तो ये इसमें हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आज आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है वो पहले एसिड बेस थ्योरी पढ़ना है ना। एसिड बेस थ्योरी क्या है पहले ये समझते हैं, और अ, काफी कुछ बातें आपको इसमें नई जानने को मिलेगी एसिड बेस थ्योरी में, जो आपको Lewis पहले से acid और Lewis base. इसमें हाँ 3 तरह की थ्योरीज दी गई हैं। तो 3 थ्योरी हम लोग को नहीं है, ठीक है। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए टोटल देखा जाए तो 3 थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। सबसे ओल्ड थ्योरी जो थी वो आर्रीनियस थ्योरी थी, है ना। सबसे जो ओल्ड थ्योरी थी वो आर्रीनियस थ्योरी थी। उसके बाद थोड़ी सी मॉडिफाई थ्योरी दी गई। इसको ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, ये 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था, ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी, ठीक है। ये थोड़ी सी मॉडर्न थ्योरी है। आर्रीनियस थ्योरी में जो कमियां थी उनको रिमूव किया उन्होंने और एक नई थ्योरी प्रपोज की। और लेकिन कुछ ऐसे एसिड बेस थे जो ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी से भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। उनके एसिडिक या बेसिक नेचर को ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी या आर्रीनियस थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन किया जाता था, किया जा सकता था। तो फिर लुइस ने एक थ्योरी दी, लुइस एसिड बेस थ्योरी। तो 3 अलग अलग तरह की थ्योरीज दी गई है, और जिस ऑर्डर में ये दी गई उसी ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे ओल्ड थ्योरी आर्रीनियस है ना। ये आपकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाली थ्योरी है, ठीक है। फिर ये सोनू निगम वाली थ्योरी है, और इसके बाद ये यो हनी सिंह वाली थ्योरी है ना। मतलब जैसे जैसे चीजें इम्प्रूव होती गई तो, है ना, नई नई चीजें, नया बातें वहां पे ऐड होनी शुरू हो गई, है ना। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्रीनियस थ्योरी, सबसे ओल्ड थ्योरी है, उसके बारे में पहले समझेंगे कि आर्रीनियस थ्योरी क्या कहती है। आर्रीनियस थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। आर्रीनियस थ्योरी, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा अगर वेटिंग में होता है तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता है, जैसे मैसेज। सब व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। अच्छा अच्छा, वो आपको बोलता होगा कि सर से बोलो कि इंटर कर लो, ठीक है, ठीक है ना। बता दिया करो भाई, क्योंकि इसमें स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है यार नाम बच्चों का। नोटिफिकेशन पहले तो आ जाता था, आ नहीं रहा है इसमें, तो मुझे जूम पता ही पे नहीं आ चल रहा पाता है। है, हाँ, क्या चीज? जूम पे आ रहा है। हाँ, जूम पे आ रहा है, जूम पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ये स्क्रीन शेयर करने के बाद नहीं आ रहा है। तो सर सेटिंग से स्क्रीन शेयर की नोटिफिकेशन ऑन तो करी, शायद ऑफ हो गई होगी अपडेट होने के बाद, आपसे बताया। अच्छा अच्छा यार, थोड़ा बताओ मुझे, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, आजकल टाइम ही अच्छा, नोटिफिकेशन ये है। जूम पे यहाँ नहीं, यहाँ जूम। जूम पे जो नोटिफिकेशन, जूम पे तो आ रहा है ना। नहीं नहीं, जूम खोलिए, बता रहा हूँ। देखो ये अभी 3 बच्चे इसमें इंटर, अच्छा, आप आई जूम, मैक पे है सर। जूम पे देखो मीटिंग सेटिंग में सब कुछ ऑन है, सारी चीजें ऑन कर रखी मैंने,
बस वो साउंड वाला हटा दिया, वो इरिटेट करता है, जब भी कोई बच्चा आता है टुंग 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 होता ही रहता है वो तो वो तो ठीक है, वो मैंने हटा इसमें दिया। सेटिंग नहीं दिखा रहा है, इसमें तो दिखाता है। और कहीं पे हो तो बताओ यार, मुझे जितना पता है मैं उतना ही देख पा रहा हूँ। मैं आप लोगों लैपटॉप को बता रहा था सर, ये आईपैड है, इसमें सेटिंग थोड़ी अलग होती है। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर मुझसे तो ज्यादा ही जानते हो फिलहाल, ये है ना? आप लोग, है ना, छोटी क्लासों से ही कंप्यूटर पढ़ रहे हो। अब समझ लीजिए कि मैंने कंप्यूटर कब पढ़ा था, पता है आप लोग कि किस क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर पहली बार? बताया था शायद आपने सर, शायद 10th या 11th बताया। 11th। हाँ वही, अच्छे से और मुझे याद था। और 11th में सीधे हम लोग को क्या पढ़ाई गई थी? C++ पढ़ाई गई थी, तो डायरेक्ट। डायरेक्ट। फॉर्म मतलब उस टाइम क्या था कि जो सिलेबस था ना, वो हुआ क्या था कि ये मतलब कि राजीव गांधी जी का मतलब कि राजीव गांधी जी तो बहुत पहले उस समय निपट चुके थे, है ना? लेकिन उस समय ये था कि कंप्यूटर का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब स्कूल्स में सिलेबस में कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सब नया नया वो बना सिलेबस वगैरह, तो उसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे ऐड कर दिया गया। और हम लोग के समय ऑप्शनल था, है ना, कि कंप्यूटर ले सकते हैं। अच्छा, ऑप्शनल शायद अभी भी है, लेकिन अब शायद छोटी क्लासों में ऑप्शनल नहीं है, वो तो छोटी क्लासों में तो कंपलसरी सब्जेक्ट ही है। सर 9th से ठीक ऑप्शनल है, होता है। 9th से ऑप्शनल हो जाता है, मतलब सिर्फ यस 9th और सर। 10th के लिए, 11th में तो ये ऑप्शनल कहाँ रह जाता है सर, तो सीएस आ जाती है। अच्छा अच्छा। नहीं तो हम लोगों के टाइम तो 11th में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो और वो इन्होंने अब क्या बताया जाए कि भाई अगर ऐड कर रहे हो तो थोड़ा बेसिक पढ़ाओ पहले बच्चों को, है ना? वो सीधे प्लस प्लस लैंग्वेज रखी हुई थी इसमें सिलेबस में। तो और हम लोग को कंप्यूटर का सी नहीं पता था, और C++ पढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ तक कि टीचर को भी, वही टीचर भी इतने वो नहीं थे, उनको भी इतना नहीं पता था। तो 11 12 तो ऐसे ही निकल गया भाई। फिर जब बीटेक में पहुंचे, तब हुआ कि भैया बिना कंप्यूटर के तो आगे का जमाना ही नहीं फेस कर पाएंगे। तब जाके फिर पढ़ा था हम लोगों ने बाहर, कोचिंग कोचिंग चलती थी उस समय, तो सारा पर सब कुछ पढ़ा फिर हम लोगों ने। लेकिन आप लोग ऐसे है कि छोटे से पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, तो बहुत ज्यादा सर आपको चीजें एक फोटो उनके भेजी है लिए। सर, देखिए उसमें सेटिंग का ऑप्शंस मतलब है मेरे में, तो आप सर इसमें देख लीजिएगा, जब मीटिंग एंड हो ना सर, तब उसमें देखिए, क्योंकि अच्छा, अभी में आपको सारे ऑप्शंस नहीं दिखाएगा, जैसे ये है इसमें तो सारे ऑप्शंस दिखा देता है, उसमें सिर्फ हाँ हाँ। मीटिंग के ऑप्शंस दिखाता है, लेकिन जब जूम एंड मतलब ये एंड कर देंगे तो सारे ऑप्शंस खोल देगा, उसमें से आप चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, चलो ठीक है, फिर क्लास होने के बाद ये मैंने चीज फोटो देखते हैं। भेज दी। हम्म, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर मुद्दे पे आते हैं। ये सब तो चलता रहेगा, है ना? तो अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ, ठीक है, काफी चीजें सीख चुका हूँ, लेकिन अभी भाई कंप्यूटर तो जानते ही हो, हर चीज उसमें जब तक नहीं पता तो वो चीज आसान नहीं है ना? हर चीज पता होनी चाहिए। खैर, अब तो स्मार्टफोन ये सब चीजें बड़े, हर चीज चीजें बहुत वैसी हो गई हैं। ठीक है, तो देखिए एसिड और बेस की बात करें तो आर्रीनियस थ्योरी ने बिल्कुल बेसिक बात बताई थी, बिल्कुल एक बेसिक डिफिनेशन दी थी। उनका कहना था कि ऐसे सभी सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर वो H+ आयन फर्निश्ड करते हैं, ठीक है, मतलब वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन डोनेट करते हैं, वो ऐसे सभी सब्सटेंस आर्रीनियस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो these those substance those हो गए ये those substance which can donate or furnished H+ ion in aqueous solution, है ना? ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर अपना क्या दे देते हैं, H+ आयन फर्निश्ड साइन करते हैं, डोनेट कर। वो, हाँ, H+ आयन डोनेट करते हैं, वो सभी आर्रीनियस एसिड की कैटेगरी में आते हैं।
अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट वहां पे वाटर ही लेते हैं इस थ्योरी में। आर्नियस जी का कहना था कि सॉल्वेंट वाटर ही लेना है, ठीक है। और जब भी सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्वेंट, है ना। यस तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H+ आयन फर्निश्ड करते हैं वो सभी एसिड कहलाते हैं। और बेस क्या हो जाएंगे, बेस इसका उल्टा हो जाएंगे। बेस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में क्या डोनेट करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है। और ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि एसिड की पहली डिफिनेशन छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है तो यही वाली पढ़ाई जाती है ना। तो ये सबसे ओल्ड थ्योरी थी। इसके अकॉर्डिंग जैसे HCl कोई पूछे तो HCl एक ब्रॉन्स्टन, सॉरी, HCl एक आर्नियस एसिड है, क्योंकि HCl जैसे ही वाटर में जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा H+ आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक बात और बताई, इन्होंने एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन किया और बेस की एसिडिटी को डिफाइन किया। एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी को। उनका कहना ये था कि एसिड, कोई भी एसिड के किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H+ आयन फर्निश्ड होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है ना। या उसको n फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो जैसे HCl का एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कैसा एसिड है, तो मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCl कैसा एसिड है, तो मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है ना। ऐसे सभी एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 होती है उनको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोल देते हैं। बेसिसिटी 1 है, या बेसिसिटी को ही हम लोग n फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो HCl आपका एक मोनोबेसिक एसिड है। लेकिन जैसे आपने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने H+ आयन डोनेट करेगा, ये 2 आपके टू 2 देगा, है ना। तो ये आपका डाई बेसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपका डाई बेसिक एसिड हो जाएगा, या इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब जैसे आपने ले लिया H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड, तो ये आपका ये 3 3 H+ आयन डोनेट करेगा, ट्राई है ना। बेसिक और और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक हो जाएगा। ये वो आपका ट्राई बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा बताओ भाई, H3PO3 कैसा होगा। H3PO3 को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। फॉस्फोरिक एसिड। नहीं, इसको फास्फोरस बोलते हैं। देखो, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर से आप लोग याद करो कि फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 5 होती है। और जैसे यहाँ पे आप निकालोगे तो फास्फोरस की 5 आएगी H3PO4 में। तो जब फास्फोरस अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, या कोई भी एलिमेंट जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो उसके नेम के आगे इक लगा देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका फास्फोरिक एसिड, है ना। सफिक्स में हम लोग इक ऐड कर देंगे। और लेकिन यहाँ पे फास्फोरस बेटा +3 में है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, फास्फोरस एसिड अस, है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में एक, और हाईएस्ट से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर पे अस, ठीक है। तो भाई इनके नाम इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई बार इनके हो सकता है कि नाम लिख के दे दे आपको, तो नाम से भी पता होना चाहिए कि कौन फास्फोरस है कौन फास्फोरिक है। तो ये फास्फोरस है, ये जब आयनाइज होगा तो बेटा इसमें लग तो रहा है कि बेटा 3 हाइड्रोजन है ना, आपको दिख रहा होगा कि 3 हाइड्रोजन है, ये ट्राई बेसिक होना चाहिए। बट एक्चुअली ये डाई बेसिक होता है, ये केवल 2 ही हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक हाइड्रोजन इसका बेसिक नहीं होता है ना। ये डाई बेसिक होता है। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे पता करें, कि जैसे ऊपर तक तो सही था कि जितने H दिख रहे थे वो सारे के सारे एसिडिक थे। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में बेटा 2 ही एसिडिक है ना। या इसी के जैसा एक एग्जांपल और है, इसी का बड़ा भाई मान सकते हो, H3PO2, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। यहाँ फास्फोरस अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, मिनिमम में आ गया तो हाइपो और लगा देते हैं प्रीफिक्स में,
हाइपो पहले ही बोल देते हैं हाइपो, और अस तो बोलेंगे ही क्योंकि हाईएस्ट से तो कम ही है ऑक्सीडेशन का, तो इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरसिस। और ये बेटा मोनोबेसिक होता है, ये बेटा एक ही हाइड्रोजन डोनेट करता है आउट ऑफ 3। इसके पास टोटल देखो तो कितने हाइड्रोजन है, इसके पास टोटल 3 हाइड्रोजन है ना, लेकिन डोनेट कितना कर रहा है? सर ये चीज उसके साथ स्ट्रक्चर बना के ही पता चल पाएगी। हाँ, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है, जैसे सार्थक पूछ रहा है है ना, कि ये हम स्ट्रक्चर से देखेंगे कि कैसे देखेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज हम लोग स्ट्रक्चर से ही देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक रूल आपको छोटा सा बताता हूँ कि स्ट्रक्चर से या ये सब हम लोग बिना मतलब कि ये कैसे पता लगाएं, है ना, कि कौन सा मोनो बेसिक है कौन सा डाई बेसिक है। तो रूल ये बोलता है, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये कुछ एटम आप लोग याद कर लीजिए। कोन्स करके मैंने आपको ऐसे याद करने का तरीका बताया था, कोन्स याद कर लिए, CONXX कोन्स। ठीक है, और इनसे डायरेक्टली बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और एसिडिक होने का मतलब जब उन ऐसे कंपाउंड को जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हैं उनको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयन रिलीज कर देते हैं, ये अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देते हैं, है ना, ये अपना H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4, H3PO3, H3PO2। तो इनमें इनके स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो, H3PO4 का जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका ऐसे बनता है। इसको बनाने का एक मैं आपको बेसिक तरीका ही बता देता हूँ कि फास्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड होते हैं उसमें एक P डबल बॉन्ड तो होता ही होता है सब में। ठीक है, एक P डबल बॉन्ड, P के साथ एक डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन तो होगा ही, ये कंपलसरी है। और फास्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी 5, कोवैलेंसी 5 होती है, तो वो एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना ही लेगा, बाकी वो 3 बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब आप क्या करो कि आप OH ग्रुप बनाने शुरू कर दो। जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सपोज H3PO4 का बनाना है। ठीक है, तो H3PO4 में आपने पहले P डबल बॉन्ड लिख दिया, फिर आप देखो कि एक ऑक्सीजन तो आपका इंगेज हो गया डबल बॉन्ड में, है ना, टोटल कितने ऑक्सीजन है, 4, 4 में एक इंगेज हो गए, बचे कितने, 3। तो आप OH ग्रुप बना दो। कितने क्या बनाने हैं आपको, OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो देखो कितने मैक्सिमम OH ग्रुप बन सकते हैं, तो देखो 3 हाइड्रोजन है और 3 ही ऑक्सीजन बच रहे हैं आपके पास, तो OH ग्रुप कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 3। है ना। तो आप क्या करो, वो तीनों OH ग्रुप जो है वो बची हुई तीनों सिंगल बॉन्ड जो उसके बचे हुए हैं, तीनों वैलेंसी के साथ अटैच कर दो। और अब आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी कि यार इसका मतलब इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन आप देख रहे हो कि वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, है ना, ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। अब जैसे H3PO3 बनाना है आपको, तो H3PO3 में सबसे पहले देखो कि एक ऑक्सीजन तो आपका इंगेज हो गया, बचे कितने ऑक्सीजन, 2, हाइड्रोजन 3 बच रहे हैं। तो इसमें OH ग्रुप कितने बना पाएंगे हम लोग, अगर हम लोग OH ग्रुप बनाने को बोला जाए तो OH ग्रुप 2 ही बन पाएंगे, है ना, यस बोलो सर। भाई, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो डायरेक्टली, 2 तो OH हो गए, तो एक हाइड्रोजन जो बचेगा वो बेटा डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा फास्फोरस से। और फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है ना। एसिडिक हाइड्रोजन या तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, या हेलोजन में कोई भी हेलोजन हो, 4 हेलोजन मेन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन फास्फोरस के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना बेटा, ये वाला, ये एसिडिक नहीं है ना, ये कैसा है, नॉट एसिडिक इन नेचर। तो पानी में जब इसको डालेंगे तो ये वाला H आयनाइज नहीं होगा, H+ करके नहीं आयनाइज होगा। ठीक है, बाकी ये दोनों तो निकल जाएंगे H+ करके, ये वाला आयनाइज ही नहीं होगा,
फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, इसलिए ये बॉन्ड पानी के अंदर नहीं टूटेगा। ठीक है, और ऐसे ही H3PO2 में देख लो, इसमें बेटा एक ही OH ग्रुप बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा। इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, और ये ट्राई बेसिक है तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो ये रूल है उसको भी ध्यान रखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन के नंबर को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड मोनोबेसिक है, कौन सा डाइबेसिक है, कौन सा है ना ट्राई बेसिक है। बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, Yes. sir. है ना, Yes. तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो आजकल एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, देखो एनटीए वाले क्वेश्चन जो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो ऑलरेडी बना चुके हैं और पूछ भी चुके हैं पिछले 4 सालों में, उन्होंने इतने सारे पेपर बना दिए। तो अब वो लेकिन कॉन्सेप्ट तो उतने ही है, और उसी कॉन्सेप्ट में घुमा फिरा के उनको क्वेश्चन पूछना है, तो वो चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पेश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इस स्ट्रक्चर में आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये एक एसिड है और इसकी बेसिसिटी क्या होगी। ठीक है, ऐसे वो कोई भी स्ट्रक्चर बना देंगे, वो बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, डिटरमाइन द बेसिसिटी ऑफ एसिड, इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी। ये कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड एसिड नहीं है, कुछ भी उन्होंने ऐसे आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर बना देंगे और उसी में उसकी बेसिसिटी पूछ देंगे, ऑप्शन डाल देंगे, बेसिसिटी एक में डाल दिया 2, एक में डाल दिया 3, एक में डाल दिया 4, एक में डाल दिया 5। Sir, 3 होगी। 4 4 4 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा बेसिक, आपको बेसिक चीजें क्लियर है तो ये सब बहुत आसान लगेगा आपको। तो इसमें आप सीधे से देख लो कि ये जो एटम मैंने बताए, इन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, तो बस वही आपको देखना है। अब इसमें देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, ये वाला अगर देखो तो ये वाला हाइड्रोजन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये वाला भी एसिडिक होगा। ठीक है, सल्फोनिक एसिड में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो बेटा ये वाला भी एसिडिक होगा। फिनॉल वाली रिंग में ये वाला हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो ये भी एसिडिक होगा। लेकिन ये जो मेथिल के हाइड्रोजन है ये एसिडिक नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये कार्बन से बॉन्डेड है, वो कार्बन भी सिंगली बॉन्डेड है ना, तो ये वाले हाइड्रोजन लिख लीजिएगा नॉट एसिडिक इन नेचर, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये टेट्रा बेसिक एसिड हो जाएगा। है ना, बोलो, क्लियर हो रही बात? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। सर यश है ना, वेटिंग में है, वेटिंग रूम में। अच्छा एक कभी लेता हूँ भाई। ठीक है, तो अच्छा एक और देता हूँ तुम लोगों को, जैसे आपको बोल दिया जाए ऑक्सिलिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड का कोई पूछे कि बताओ क्या है बेसिसिटी। अच्छा, कुछ एसिड ऐसे होते हैं कि वो बहुत पॉपुलर होते हैं, मतलब हो सकता है उनका स्ट्रक्चर भी ना दिया जाए, जैसे ऑक्सिलिक एसिड बहुत पॉपुलर एसिड में से एक है, जैसे ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये फॉर्मूला होता है ऑक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस अब तो बता ही लोगे आप लोग, अब बताओ कितनी है। सर 2 2 2 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन एसिड है। अच्छा, आप किसी बच्चे के मन में ये भी हो सकता है कि सर इसमें तो वाटर भी अटैच्ड है, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो वाटर में भी तो हाइड्रोजन है और वो भी ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो सर ये वाले भी तो काउंट करने चाहिए हम लोगों को। तो ये वाले क्यों नहीं कर रहे हैं काउंट हम लोग?
तो इसका रीजन क्या है? देखो कभी भी कोई किसी भी एसिड में अगर कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हो तो वो नहीं काउंट किए जाते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी में। तो उसका रीजन यही कि देखो हम लोग आर्हीनियस थ्योरी क्या बोल रही है कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर H प्लस आयन देते हैं। मतलब उन्होंने सॉल्वेंट किसको मान लिया है? सॉल्वेंट इट्सेल्फ क्या है आपका? वाटर है ना? तो जो सॉल्वेंट है वो तो वैसे ही एक्सेस में है और उसके हाइड्रोजन हमें थोड़ी ना काउंट करने हैं, ठीक है? वो तो सॉल्वेंट है, उसी के अंदर तो H प्लस आयन दे रहा है ना? तो वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए नहीं काउंट करते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ही H प्लस आयन हम लोग काउंट कर रहे हैं। वाटर के अंदर ही वो एसिड क्या हो रहा है? आयनाइज हो रहा है, ठीक है? तो वो उसके H प्लस आयन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? बोलो भाई, आई बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, आर्हीनियस इसी तरह से हम लोग आर्हीनियस बेस के बारे में बोल सकते हैं। आर्हीनियस बेस क्या होंगे? तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के अंदर क्या डोनेट कर रहे हो? OH OH माइनस। माइनस। हाँ, वो OH माइनस डोनेट कर रहे हो। दो सब्सटेंस विच कैन फर्निश्ड हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है? ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हो, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग आर्हीनियस बेस बोल देते हैं। और यहाँ भी ये चीज बोल सकते हैं कि एक कोई बेस जितने OH आयन डोनेट कर रहा होगा, जितने हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट कर रहा होगा, वो एसिड बेस की एसिडिटी हो जाएगी, है ना? उल्टा होता है, एसिड की बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेस की एसिडिटी। अब जैसे NaOH है तो NaOH आपका अगर आयनाइज होगा तो इससे एक OH माइनस आयनाइज होगा, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, है ना? क्योंकि इससे केवल एक ही OH आयन मिल रहा है हम लोग को, इसके एक मॉलिक्यूल से एक ही मिल रहा है। लेकिन आपने इसे बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो इसके एक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेंगे, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एसिडिटी 2 हो जाएगी, ठीक है? तो सेम वही लॉजिक यही इसमें भी होगा। अच्छा, बेस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। बेस में जितने OH आयन आपको दिखेंगे वो सभी क्या होंगे? आयनाइजेबल होंगे, है ना? मतलब जैसे एसिड में तो ये था कि कुछ ऐसे एग्जांपल भी मिल जाते हैं जिसमें हमें देखना होता है कि वो हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो बेस का जो एन फैक्टर होता है वो उसके एसिडिटी के ही बराबर होता है, या नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से कितने डिसोसिएट हो रहे हैं उसके बराबर होता है, ठीक है? अब लिमिटेशन भी देख लीजिए कि आर्हीनियस थ्योरी की लिमिटेशन क्या कहती है। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है? आर्हीनियस थ्योरी कहाँ पर फेल हो जाती है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है ना? तो आर्हीनियस थ्योरी की एप्लीकेशन में पहला पॉइंट है, आर्हीनियस थ्योरी couldn't explain the acidic behavior of boric acid and halide of boron, ठीक है? तो पहला पॉइंट लिख लिए, आर्हीनियस थ्योरी couldn't explain the acidic character of boric acid, बोरिक एसिड या फिर हैलाइड ऑफ बोरॉन भी लिख लीजिए, जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड हो गया, बोरॉन ट्राईक्लोराइड हो गया, ठीक है? तो ये जितने भी हैं इनके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मतलब आर्हीनियस थ्योरी इन बोरिक एसिड या बोरॉन के हैलाइड के एसिडिक कैरेक्टरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है? अब देखो ऐसे समझो कि बोरॉन के जो हैलाइड होते हैं ये सब एसिड होते हैं, लेकिन आर्हीनियस थ्योरी ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आर्हीनियस थ्योरी तो ये कह रही है कि जो पानी में H प्लस आयन देगा वो एसिड होगा। अब इसके पास तो H प्लस आयन ही नहीं है,
है ना, इसके पास तो हाइड्रोजन एटम ही नहीं है ना, तो इसके लिए आर्डिनस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, जबकि ये सभी क्या है, एसिड है। ऐसे ही बोरिक एसिड अपना H प्लस आयन नहीं देता है। बोरिक एसिड में लग तो रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन है सर, ये दे सकता है, बट एक्चुअली इसकी कहानी कुछ और ही है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें लुईस थ्योरी में, कि बोरिक एसिड अपना प्रोटॉन नहीं देता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड अभी आपका आर्नियस एसिड की नहीं है, बोरिक एसिड इज नॉट ए आर्नियस एसिड, या इसे आर्नियस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर ये जो दूसरा एसिड पॉइंट ये भी लिख लीजिए। हाँ बेटा। सर ये जो एसिड्स ऐसे कौन से सर एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं कि हमें सर पता है कि ये एसिड्स हैं बट अरीनियस थ्योरी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एक आपने लिटमस पेपर टेस्ट का नाम तो सुना ही होगा। है। सर मतलब अगर लिटमस ये पेपर, सब सर लिटमस पेपर टेस्ट वगैरह है तो सर इन थ्योरीज की सर मतलब कोई साइंटिस्ट सर क्यों उस पे गया मतलब करने के लिए। देखो लैब में अगर आपको कोई भी ये दिया जाएगा, कोई भी सब्सटेंस हमें दिया जाता है, तो हम लोग उसके उसका कलर देख के या उसका फिजिकल अपीयरेंस देख के हम लोग कुछ नहीं बता सकते कि वो एसिडिक है बेसिक है। एसिडिक कैरेक्टर को चेक करने के लिए पीएच को कैलकुलेट करना होता है। मतलब पीएच एक ऐसा इंडिकेटर मान सकते हो, जो हमें किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक बिहेवियर या नेचर को मेजर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक ऐसा यूनिट है, ऐसा पैरामीटर बनाया गया। तो जैसे आपको BF3 ही दे दिया गया, ठीक है। अब ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड जो होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, तो इसको देख के तो आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको नमक के जैसा दिखेगा ये। लेकिन अब इसका नेचर देखना है तो उसका तरीका, इसको पानी में लैब में कैसे पता करते हैं भाई, केमिस्ट्री असली लैब में ही होती है। हम लोग तो केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो इसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे, इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। अब उसके सॉल्यूशन का पीएच मेजर करेंगे, और पीएच उसका अगर 7 से कम आ गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोल देंगे कि वो एसिड है ना। और अगर 7 से ज्यादा आ गया तो क्या बोल देंगे, बेस है। और अगर एग्जैक्टली 7 आ गया 25 पे, तो बोल देंगे कि न्यूट्रल है। तो ये बस एक ऐसा हमारे पास तरीका, ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का, है बात। ये तो ये निकलने का reason है ना। पीएच इसके बाद में आया है, तो EY तक जाओ तो उस पीएच वाला पीएच के साथ तो फिर सर उन्होंने किन एसिडिक कैरेक्टर से मतलब ये कंपेयर किया क्योंकि सर वो H प्लस तो रिलीज नहीं कर रहा है और सर कौन सा एसिडिक कैरेक्टर वो शो कर रहे थे। चला गया था अभी। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा, तो पूछ रहे थे ना अभी। सर जो मतलब उस टाइम इन्होंने इन H3BO3 और 3 में सर ऐसे कौन मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो सर अरेनियस थ्योरी वो नहीं कर रहे थे। वहाँ
कर रहा है बार-बार, क्या बात है। ठीक है बेटा, तो इसमें एक तो ये हो गया रिलेशन, रिलेशन भी इसमें लिख लीजिए। आर्गेनियस थ्योरी टेल्स टू एक्सप्लेन बेसिक नेचर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। स्क्रीन Screen visible नहीं है।